देश में अगर सबसे ज्यादा कोई एक प्रदेश है जहां का युवा आज परेशान है, हताश है, निराश है, वो हरियाणा प्रदेश है। क्योंकि जो प्रदेश 2014 से पहले रोजगार सृजन में नंबर 1 था, विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय निवेश में नंबर 1 थे, आज वो प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बीजेपी जेजेपी की इस खट्टर दुष्यंत सरकार में हो गया। बेरोजगारी ऐसी, अभी मैंने संसद में सवाल पूछा इस सत्र के अंदर कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन से प्रदेश में, तो श्रम और रोजगार मंत्री केंद्रीय सरकार मोदी सरकार, उन्होंने रुमाल निकाल के अपने पसीने पसीने पोंछ के जवाब दिया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। कितने दुख की बात है, दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ प्रदेश जो देश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करता था, देश के कोने कोने से लोग हरियाणा में रोजगार करने आते थे। आज इन 9 साल 9.5 साल की सरकार के बाद बेरोजगारी में देश में नंबर 1, ना तो निवेश हुआ, निवेश दर में इन्वेस्टमेंट रेट में हरियाणा सबसे आगे होता था, आज देश में सबसे पीछे प्रदेशों में हो गए इन्वेस्टमेंट, ना निवेश हुआ ना सरकारी नौकरी। एचपीएससी एसएससी के घोटालों को आप जानते हो, पेपर लीक घोटालों को आप जानते हो, और जो लिस्ट आती भी है, वैसे तो लिस्ट आती नहीं, एचपीएससी के दफ्तरों में 90 लाख रुपए पकड़े गए, अनिल नागर पकड़े गए डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी के दफ्तर में, 20 पेपर लीक हो गए, करोड़ों रुपए की बरामदगी। उसके बावजूद भी कोई अगर लिस्ट निकली, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट निकली 156 की लिस्ट में 103 बाहर के प्रदेशों के नौजवान, हरियाणा के केवल 53, उसके अंदर नौजवानों को मौका मिला। एसडीओ की लिस्ट निकली, उसके एसडीओ की लिस्ट में 70 की लिस्ट में 68 बाहर के। यहां अभी एचसीएस की लिस्ट आई, 100 की लिस्ट आई, केवल 61 बच्चों को सिलेक्ट किया, 40 सीट ही खाली छोड़ दी। स्थिति ऐसी आ गई कि 3.25 करोड़ की आबादी के इस प्रदेश में खट्टर साहब को एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो एचपीएससी का चेयरमैन जिसको बना पाए। बाहर से लाकर जो है एक ऐसे विवादित व्यक्ति को लाकर एचपीएससी का चेयरमैन बना दिया, जिन पे खुद बड़े मुकदमे, इरेगुलरिटीज के मुकदमे आलोक वर्मा जी झारखंड से जो है। हरियाणा में क्या कोई एक ऐसा एचपीएससी का चेयरमैन जो रोजगार देने का काम करे? क्या कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था हरियाणा में 3.25 करोड़ में? क्या एक ऐसी क्षमता? यूपीएससी को तो हम टॉप करते हैं, यूपीएससी को तो हरियाणा के बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन एचसीएस के अंदर हरियाणा के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे। ये और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, ऐसी स्थिति बन गई कि आज हमारी नौजवान पीढ़ी निराश, डिप्रेशन की तरफ, कोई नशे की तरफ, कोई घर बार बेच के विदेशों की तरफ। आज पहला हरियाणा ऐसा प्रदेश बन गया जहां अपना घर छोड़ के बाहर जब जाए तो पटाखे छोड़ते हैं। इतना दुखदाई आज ऐसी स्थिति आ गई। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप सब जानते हो क्या चल रहा है देश में। घर बार बेच के बाहर की तरफ, कोई डंकी के रास्ते, मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस होते ही पटाखे, किसी का वीजा लग जाए तो पटाखे। ये स्थिति बन गई। ईशन भाई हमारे ईश्वरप्रीत जो है पंजाब में पहले बाहर चले गए थे, पंजाब में दुखदाई काल देखा गया, हरियाणा में ये दुखदाई काल है। हरियाणा से नौजवान अब कहीं नशे की तरफ, कहीं अपराध में सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया। नौजवानों को रोजगार मिल नहीं रहा, हरियाणा विकास की पटरी से उतर गया। और इसीलिए नौजवानों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उस लड़ाई में एनएसयूआई को और यूथ कांग्रेस को सबसे आगे आकर मुखर होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरियाणा को दोबारा से विकास की पटरी पर लाना पड़ेगा, जैसा कि आपने हमारी जिम्मेदारी लगाई है। आपने कहा कि रोजगार सृजन में, हरियाणा को रोजगार सृजन में जो आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, वो रोजगार देने में भी नंबर 1 प्रदेश बने और देश के लिए उदाहरण बने। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा एक उदाहरण बने देश के लिए कि अगर विश्व स्तरीय विकास अगर कहीं देखना है, अगर देश में कोई उदाहरण अगर बना कोई प्रदेश, तो हरियाणा बना, उदाहरण बना। ये संकल्प आपका हमारा है। इस संकल्प में एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, हम सब मिलके हम साथ निभाएंगे। भाई 3 साल पहले तो हम भी स्टूडेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, 4 साल पहले, 4 साल हो गए, 4 साल पहले तक हम स्टूडेंट थे। तो अब हम स्टूडेंट तो नहीं है एनएसयूआई में, तो नहीं, मैं यूथ कांग्रेस में हम जरूर आपका जो है उसके माध्यम से। तो एक बार फिर मैं भाई अविनाश को अपनी तरफ से बहुत बहुत
मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक नारे के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। NSUI का एक पुराना नारा है, नया नारा तो दे रहे हैं वरुण ने, मगर पुराना नारा कभी जो है वो कहते आई 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 आई। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आप सबका यहाँ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज अविनाश जी के शपथ ग्रहण समारोह में और भाई तनवीर जी के पद ग्रहण समारोह में आए हुए आप सभी साथियों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, काफी कई घंटे से चर्चा चल रही है और हमारे NSUI के सभी जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, पंजाब से अध्यक्ष है भाई, हमारे उत्तर प्रदेश वाले हैं, सभी ने अपने अपने ढंग से बहुत चर्चा की है। NSUI वो संगठन है जो एक बहुत ही कांग्रेस का जो स्टूडेंट्स विंग है उसका बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं यही जो स्टूडेंट्स हैं यही किसी भी सत्ता के परिवर्तन का कारण बनते हैं। जब भी कोई सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलटने का काम किया है, तो वो हमेशा युवाओं ने किया है और स्टूडेंट्स ने किया है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। अगर स्टूडेंट्स आपने अपने प्रोग्राम, पॉलिसी, नीतियां उनके पहुंचा दी सभी कॉलेजों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो एक इतनी बड़ी ऊर्जा बनकर के आपके लिए आएगी कि जो कोई भी ताकत आपको कभी भी हरा नहीं सकती। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आज की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें अवश्य जो स्टूडेंट्स के बीच में भी हमें हरियाणा का या राष्ट्रीय स्तर की हमारी सारी बातें आपको बताने की जिम्मेदारी भी है। आपको सीधा तुलना करना है हरियाणा प्रदेश में, लोगों से कहना है कि भाई तराजू आपके हाथ में है और आप एक तरफ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामों को रख लो और एक तरफ रख लो आप वर्तमान सरकार खट्टर जी को। आप अवश्य ये पूछने की जरूरत है कि भाई जब 2014 में सत्ता सौंपी थी भारतीय जनता पार्टी को, यानी मनोहर लाल खट्टर जी को, तो तब प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज वो 4 लाख करोड़ को कैसे पार कर गया। आज हरियाणा प्रदेश में कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,42,800 रुपए का कर्जा लेकर के कैसे पैदा हो रहा है। 70,000 करोड़ का कर्जा तब था जब हुड्डा साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने 5400 मेगावाट के हरियाणा में लगाए थे। 5400 करोड़, ये 70,000 करोड़ का कर्जा जब था जब हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब ने दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक मेट्रो का जाल बिछाने का काम किया था। जब 70,000 करोड़ का कर्जा था, जब 6 रेलवे लाइन मंजूर कराने का काम दीपेंद्र हुड्डा जी का उसमें सबसे बड़ा योगदान था। जो 6 रेलवे लाइन मंजूर कराई, 16 यूनिवर्सिटी आज तक किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। जो 16 यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा साहब ने बनाई और वर्तमान सरकार ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। एक छोटी सी कौशल विकास यूनिवर्सिटी को प्रथम बना दी। एक भी इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, एम्स भी इनका रह गया।
और आज प्रदेश कर्ज के जाल में फंस गया। बेरोजगारी में नंबर 1 है, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। एक ही सवाल 41% स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों में एक दिन के गैप पे दोनों में सेम पर्सन आ जाते हैं। HCS की 100 जगह निकलती है, इनके पास पूरे हरियाणा प्रदेश में 100 आदमी नहीं मिले इनको। 61 आदमी उसमें पास किए, 61 आदमी इंटरव्यू पर बुलाए, उनमें से कितने सक्सेस होंगे? ये कितने बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा प्रदेश में और एक ही सीरीज में पास है उसमें कोई 40 के करीब। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश और भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर है, जो उसको उजागर करने की जरूरत है। आज आवश्यकता है हमारे असंगठित क्षेत्र के जो अध्यक्ष बने हैं तनवीर जी, आज जो सबसे बड़ा तबका है हिंदुस्तान के अंदर वो यही क्षेत्र है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आज इस देश का जो गरीब आदमी, चाहे वो मनरेगा मजदूर हो, चाहे वो डेली जो काम करते हैं कोई भी बिल्डिंग बनाने में बेलदार मिस्त्री वगैरह हो, चाहे कोई रेहड़ी पटड़ी वाले हों, रोज कमाने खाने वाले हों, खेतों में काम करने वाले हों, जो रोज ठेके पे काम करने वाले हों, ये सारे ही असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। और असंगठित क्षेत्र क्योंकि वो संगठित नहीं है, बटा हुआ है, उन पर बात जाती नहीं, इसलिए उनके साथ सबसे ज्यादा शोषण होता है। अब इसी खट्टर सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया, उसकी मार किस पर पड़ी? 9,60,000 गरीब आदमियों के पीले कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया। वो सभी असंगठित क्षेत्र के, वो सभी असंगठित क्षेत्र के गरीब आदमियों का शोषण जो है वो ये सरकार करने में लगी हुई है। 4.25 लाख बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन काट दी, 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए। स्कूल की शिक्षा को पूरी तरह से महरूम करने के लिए गरीब आदमी को उससे वंचित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार ने किया है। आज क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते? भाई वहां अध्यापक ही नहीं होंगे तो बच्चे क्या करेंगे? आज सरकारी स्कूलों की हरियाणा में स्थिति है क्या? आज 547 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए भी बाथरूम अलग से नहीं है, टॉयलेट नहीं है। आज 1046 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। आज 8000 से ऊपर ऐसे हैं जहां पर स्कूल के कमरों की कमी है। 6000 कमरे उनके लिए चाहिए जो लेबोरेटरी या कोई लाइब्रेरी या दूसरे जो आवश्यकता के लिए जो खाली पड़े हैं। 1784 करोड़ रुपए चाहिए, इन्होंने 300 करोड़ रुपए का बजट रखा। ये मजाक कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस करके रख दी गई है। आज स्कूलों में इतना जो स्कूल मर्ज कर दिए, जो स्कूल खत्म कर दिए, फिर भी 25,192 अध्यापकों के पद खाली पड़े। जब अध्यापक ही नहीं होंगे, उन स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? तनवीर जी, इस प्रदेश के और देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, वंचित समाज के, शोषित समाज के गरीब जो माँ बाप अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में दाखिल करने का सामर्थ्य नहीं रखते, उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। ये साजिश है स्कूलों में सुविधा देने के बजाय सुविधाओं को खत्म करने की, पदों को खत्म करने की, कोई वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर न देने की। ये गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है सरकार का। उस चीज को हमें बदलने की आवश्यकता है। और बेरोजगारी का जो हमारे भाई कह रहे थे ना, संकल्प लेने की, हमारा पहले भी हरियाणा रोजगार में देने में सबसे नंबर 1 पर था, आगे भी नंबर 1 रहेगा सरकार आने पर। सरकार आने पर नंबर 1 रहेगा। बेरोजगारी पर सबसे पहले नजर है, महंगाई पर सबसे पहले नजर है। आज इन्होंने किस तरह से, हमारी सरकार आएगी 500 रुपए का सिलेंडर देंगे गैस का, तो किस तरह से
गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लॉट पहले मिले, फिर दोबारा से देंगे। हुड्डा साहब ने पहले दिए, फिर दोबारा से देने का काम करेंगे। एमएसपी से कम किसी की फसल नहीं बिकेगी। 300 यूनिट सबकी बिजली फ्री करेंगे। तो ये जो है आम आदमी को सुविधा देने का काम सारी सरकार करेगी। इन नीतियों को, प्रोग्रामों को आपको हरियाणा में पहुंचाना है। और जो हमारे नेता राहुल गांधी ने सारी इन मुद्दों को लेकर के जो भारत जोड़ो यात्रा की, इस देश में प्रेम प्यार भाईचारे का, सद्भाव का संदेश देने के लिए, इस देश में से नफरत को मिटाने के लिए, इस देश में जो इस समय कानून व्यवस्था की जो हालत खराब हो रही है, जिस तरह से हमारी संवैधानिक जो एजेंसियां हैं, जो संविधान को बचाने के लिए जो संस्थाएं खड़ी की गई थी, आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जुडिशरी हो,